मनीष बायोलॉजी यूट्यूब चैनल पर फिर से आपका एक बार स्वागत है। देखिए, इससे पहली वीडियो में हमने अपना जो टॉपिक चल रहा था वो पढ़ा था मादा युग्मकोद्भिद। और मादा युग्मकोद्भिद में आपने जायांग के बारे में पढ़ा, उसके बाद आपने बीजांड के बारे में पढ़ा और बीजांडों के प्रकार के बारे में पढ़ा। इसके बाद देखिए, जब कल इससे पहली जो वीडियो में अपन ने बीजांड के बारे में पढ़ा था तो बीजांड के अंदर आपने एक चीज पढ़ी थी, भ्रूण कोश। ठीक है, एम्ब्रियो सैक। तो भ्रूण कोश और भ्रूण कोश क्या होता है, इसका मतलब है भ्रूण, इसका मतलब बच्चा, जहां पर उसका डेवलपमेंट होता है, इसका मतलब बनता है, फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है, वो सभी जो प्रोसीजर होती है वो किसके अंदर संपन्न होती है, भ्रूण कोश के अंदर। और भ्रूण कोश किसके अंदर बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए, वो बनता है बीजांड के अंदर। तो देखिए, हमको क्या बनाना है, भ्रूण कोश बनाना है। और भ्रूण कोश बनाने के बाद फिर वहीं पर अपन उसके बारे में टोटल जानकारी प्राप्त करनी है कि उसके अंदर क्या क्या चीज होती है। तो देखिए, आज का अपना टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन है। अपना टॉपिक है गुरु बीजाणु जनन। अब आपको पता होगा है, जैसे आपके पास थे लघु बीजाणु जनन से अपन ने क्या बनाया था, लघु बीजाणुओं का निर्माण किया। और गुरु बीजाणु जनन में अपन गुरु बीजाणुओं का क्या करेंगे, निर्माण। तो हमारे पास है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, जिसको बोलते हैं मेगा स्पोरो एंड मदर सेल। ठीक है। अब गुरु बीजाणु मात्र कोशिका होती है, इस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की जो क्रिया होती है, क्या गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की जो क्रिया होती है वो क्या कहलाता है, गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब देखिए, कल अपन ने बात की थी किसके बारे में, बीजांड के बारे में है। किसके बारे में बात की थी हमने, बीजांड के बारे में बात की थी। और बीजांड के बारे में अपन पढ़ रहे थे तो आपने बीजांड में ये भी पढ़ा, जैसे बीजांड का जो होती है उसका जो डेवलपमेंट होता है वो कहां पे होता है, अंडाशय के अंदर होता है। बीजांड के सभी प्रकारों के बारे में, सभी भागों के बारे में हमने पढ़ा था। अब उस बीजांड के अंदर की संरचना कैसे परिवर्तित होती है तो आपने कल भी पढ़ा था। तो जैसे बीजांड जो होती है, उस बीजांड के अंदर कौन सी मृदुतकीय कोशिका होती है। तो ऐसे ही यहाँ पे हम आज जो अपन बात कर रहे हैं गुरु बीजाणु जनन, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका से गुरु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया पढ़ रहे हैं कि भ्रूण कोश कैसे बनता है, मादा युग्मक कैसे बनते हैं, वो सभी प्रोसीजर अपन को यहाँ पे क्या करनी है, पढ़नी है। तो इसमें देखिए, जो हमारी बीजांड होती है और उस बीजांड के अंदर वही अधस त्वचा, हाइपोडर्मल जो भाग होता है, हाइपोडर्मिस जो भाग होता है, वहां की कोशिका, क्योंकि वहां पर बहुत सारी सेल्स होती हैं, तो हाइपोडर्मल जो भाग होता है वहां की कोशिका, उन सभी कोशिकाओं में से कोई एक कोशिका जो आपने पहले पढ़ी थी, सेम जो आपने लघु बीजाणु जनन की प्रक्रिया पढ़ी थी, उसी जैसी प्रोसीजर हम यहां पढ़ रहे हैं। तो वहां पर देखिए, वहां पर भी वही आपने अधस्त्वचीय जो भाग है वो पढ़ा था, यहां पर भी वही भाग अपन देखिए कि हाइपोडर्मल जो भाग होता है, इस भाग की कोई एक कोशिका, और वो कोशिका, उसको कौन सी कोशिका बोलते हैं, प्रेप्रेशु कोशिका। आर्के स्पोरियल सेल जो होती है वो कौन सी कोशिका होती है, प्रेप्रेशु कोशिका होती है। कौन से भाग की होती है, अधस्त्वचीय भाग की। किसके की, बीजांड। बीजांड के अधस्त्वचा वाले भाग की कोई भी एक कोशिका, बहुत सारी सेल्स होती है वहां पे, तो उन सेल्स में से कोई एक सेल्स अन्य सभी कोशिकाओं की बजाय अपने आकार में क्या कर लेती है, वृद्धि। और उस कोशिका को हम कौन सी, प्रेप्रेशु कोशिका कहते हैं या आर्के स्पोरियल सेल्स कहते हैं। अब देखिए, ये कोशिका, क्योंकि जैसे ही कोशिका ने अपने आकार में वृद्धि की तो
तो इसका मीन्स क्या हो गया कि कोशिका आकार में वृद्धि कर रही है तो उसके पास पोषक पदार्थों की मात्रा में क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पोषक पदार्थ ज्यादा हो गए तो तुरंत ही वो कोशिका क्या करती है, विभाजन। तो देखिए ये जो प्रकाशित कोशिका है, प्रकाशु कोशिका क्या करती है, विभाजन करती है और विभाजन करने के बाद क्या बनाती है, प्राथमिको द्वितीय कोशिका। दूसरे नंबर पे क्या बनाती है, प्राथमिको बीजाणुजन कोशिका। जैसे आपने नर युग्मकोद्भिद में पढ़ा था, सेम उसी प्रकार की कंडीशन अब तक यहां पर चलती हुई आ रही है। दो प्रकार की कोशिका बनी, प्राथमिक द्वितीय कोशिका, दूसरी बनी कौन सी, प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। अब देखिए वहां पर लघु बीजाणु जो आप पढ़ रहे थे, ऐसे ही वहां प्राथमिक द्वितीय जो कोशिका होती है, ये कोशिका और दूसरे प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका अभी साइड में अपन उसको छोड़ देते हैं, पहले अपन बात करते हैं प्राथमिक द्वितीय कोशिका की। तो प्राथमिक द्वितीय जो कोशिका होती है, आपने पहले भित्ति का निर्माण किया तो यहां पर भी हम इस कोशिका से किसका निर्माण करेंगे, भित्ति का क्या करेंगे, निर्माण। लेकिन दूसरी जो होती है प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका होती है, ये प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका है, ये किस कोशिका का कार्य करेगी, ये कोशिका कार्य करती है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का क्या करती है, कार्य। प्राथमिको बीजाणुजन कोशिका और द्वितीय कोशिका होती है वो किसका निर्माण करती है, आपको पता होना चाहिए, ये कोशिका भित्ति का क्या करती है, निर्माण। अब देखिए प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका होती है, ये किसका, प्राथमिक बीजाणुजन जो कोशिका होती है ये किसका, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका का कार्य करती है। अब देखिए ये जो कोशिका होती है बीजाणुजन कोशिका, ये कोशिका विभाजित होती है, क्या करती है, विभाजन। कौन सा विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन। कौन सा विभाजन करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। और अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद ये 4 एगुणित, कितने, 4 एगुणित गुरु बीजाणुओं का क्या करती है, निर्माण। देखिए दोबारा से समझ लीजिए, बीजांड, बीजांड के बाद क्या है कि कौन से भाग की, अधस्पृशीय भाग की कोशिका। कौन सी कोशिका कहलाती है, प्रकाशु कोशिका कहलाती है। आर्किस्पोरियल सेल होती है, इसमें क्या करते हैं, विभाजन करते हैं। विभाजन कौन सा होता है, इसका मतलब समसूत्री विभाजन हो रहा है। विभाजन करने के बाद कितनी सेल बनाती है, दो में से एक प्राथमिक द्वितीय कोशिका, एक प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका। प्राथमिक द्वितीय जो कोशिका होती है वो किसका निर्माण करती है, भित्ति का निर्माण करती है। दूसरी सेल होती है प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका होती है। प्राथमिक बीजाणुजन कोशिका क्या करती है, अर्धसूत्री विभाजन करती है। अर्धसूत्री विभाजन में आपको पता है एक कोशिका से कितनी सेल्स बनती है, 4 कोशिकाएं बनती हैं, जिनको अपन क्या बोलते हैं, 4 एगुणित गुरु बीजाणु। इसका मतलब एगुणित का मतलब होता है अपना एन। अब तक जहां तक हम पढ़ते आ रहे थे, सभी की सभी कोशिकाओं की जो गुणता थी वो कैसी थी, 2n। लेकिन यहां पर जो कोशिका है उसकी गुणता कैसी होती है हमारी, n, एगुणित। अब देखिए क्या होता है कि 4 एगुणित गुरु बीजाणु जो बनते हैं, ये गुरु बीजाणु जो होते हैं ऐसे क्रम में, इसका मतलब है इस प्रकार के क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित। इसका मतलब देखिए एक बिल्कुल सीधा क्रम बन रहा है, जिसको बोलते हैं अपन कौन सा क्रम, रैखिक क्रम। इसका मतलब बनने वाले चारों की चारों जो गुरु बीजाणु होते हैं वो रैखिक क्रम में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। अब यहां पे क्या होता है कि ये चारों की चारों गुरु बीजाणु अगर आगे सक्रिय हो जाए तो आगे किसका क्या बनाएंगे, भ्रूणकोश। तो एक बीजांड के अंदर कितने भ्रूणकोश हो जाएंगे, 4। लेकिन हमने पहले भी बात की थी, एक बीजांड से सिर्फ कितने बीजों का निर्माण होता है, सिर्फ एक बीज का क्या होता है, निर्माण। तो अब ऐसा क्या होगा कि हम सिर्फ केवल कितना भ्रूणकोश बनाएं, सिर्फ एक भ्रूणकोश बनाएं। अब देखिए
है जो गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी, उस गुरु बीजाणु मात्र कोशिका में आपने कौन सा विभाजन किया? अर्धसूत्री विभाजन किया। और अर्धसूत्री विभाजन से आपने कितने? 4 एगुणित क्या बनाए? गुरु बीजाणु। चार मेगा स्पोर का क्या किया आपने? निर्माण। अब देखिए 4 गुरु बीजाणु होते हैं, वो भी मैंने बताया था कैसे क्रम में व्यवस्थित हैं, बिल्कुल रैखिक क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित होते हैं। यदि अपन इनको बीजांड के अंदर देखें तो देखिए आपने कल बीजांड की संरचना पढ़ी थी और उस बीजांड की संरचना में जैसे सपोज करिए ये अपने पास क्या है? भ्रूण कोश। तो ये एक है, लेकिन जब बनता है तो इसके अंदर बहुत सारी सेल्स होती हैं और ये इस प्रकार से क्या होती है? व्यवस्थित। ये जो संरचना होती है, ये संरचना ये आपके पास उपस्थित रहती है। ठीक है, आपको समझ में आया? इसका मतलब ये चारों की चारों गुरु बीजाणु जो होते हैं वो कैसे एक रैखिक क्रम में क्या होते हैं? व्यवस्थित। अब आपने ये भी पढ़ा था, इसको अपन क्या बोलते थे? बीजांड द्वार। क्या कहलाता है? बीजांड द्वार। और ये जो भाग आपने पढ़ा था इसको कौन सा भाग बोलते हैं? निभाग या चैलेजा। कौन सा भाग कहलाता है ऊपर? निभाग या चैलेजा। तो देखिए जो निभागीय भाग होता है, इस निभागीय भाग की ओर उपस्थित जो गुरु बीजाणु होता है, 4 गुरु बीजाणुओं में से निभागीय भाग की ओर उपस्थित जो गुरु बीजाणु होता है वो गुरु बीजाणु क्या होता है? सक्रिय होता है। इसका मतलब इन 4 गुरु बीजाणुओं में से निभाग की ओर उपस्थित गुरु बीजाणु सक्रिय होगा। क्योंकि क्यों? इधर की तरफ पोषण की भरपूरता होती है, पोषण की कोई कमी नहीं होती है, इसलिए कैसा हो जाता है? क्रियाशील हो जाता है। और क्रियाशील होने के बाद ये इसको अपन उस समय कह सकते हैं सक्रिय गुरु बीजाणु, एक्टिव गुरु बीजाणु हो जाता है, एक्टिव हो जाता है ये। और एक्टिव होने के बाद एक्टिव मेगास्पोर जो होता है, एक्टिव होने के बाद ये गुरु बीजाणु क्या करता है? अन्य जो गुरु बीजाणु हैं, जो 3 और गुरु बीजाणु होते हैं, इनको अपहासित होना पड़ता है। क्या होना पड़ता है? अपहासित, डीजनरेट हो जाते हैं ये। इसका मतलब इनका जो पोषण होता है, ये तीनों की तीनों जो गुरु बीजाणु होते हैं ये कैसे हो जाते हैं? अपहासित। कैसे हो जाते हैं? अपहासित। उसके बाद इसकी संरचना अपन को इस प्रकार की महसूस होगी, ऐसे। ठीक है, देखो बीजाणु, इसका मतलब है निभाग की ओर उपस्थित क्या था? गुरु बीजाणु जो था है, उसका नाम क्या रख दिया हमने? अब इसका नाम क्या हो जाएगा यहाँ पे? सक्रिय गुरु बीजाणु। और ये कौन से हो जाएंगे आपके? अपहासित गुरु बीजाणु। ये बिल्कुल कैसे हो जाते हैं? अपहासित होते हैं और धीरे धीरे बिल्कुल कैसे हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं। और इनका जो पोषण होता है वो किसको मिल जाता है? सक्रिय गुरु बीजाणु इनके पोषण को क्या कर लेता है? ग्रहण कर लेता है। और ये सक्रिय गुरु बीजाणु जो होता है, ये सक्रिय गुरु बीजाणु क्या होता है? इसी से किसका निर्माण होता है? भ्रूण कोश। एम्ब्रियो सैक का क्या होता है? देखिए इस चैप्टर का लास्ट जो टॉपिक है वो क्या है हमारा? मादा युग्मकोद्भिद। अभी देखिए हमारे पास क्या था? सक्रिय गुरु बीजाणु है। कैसा था वो सक्रिय गुरु बीजाणु? एगुणित, जिसको क्या बोलते हैं? एन। इसकी स्थिति क्या होती है?
है। जैसे ये है, इस प्रकार की इसकी स्थिति होती है किसके अंदर, किसी बीजांड के अंदर। अब देखिए इसके बाद हम बात करते हैं मादा युग्मक को। उद्भिद के मादा युग्मक जो होता है उसका निर्माण कैसे होता है, एक पूर्ण विकसित भ्रूणकोष कैसे बनता है। इसके लिए अब देखिए कि सक्रिय गुरु बीजाणु होता है, वो किसके अंदर होता है, बीजांड के अंदर होता है। तो इसको वहां पे क्या मिलता रहता है, पोषण मिलता रहता है। और ये कैसा रहता है, एगुलित। इसका मतलब यहां पे देखिए इस प्रकार की स्थिति होती है, ये क्या है, एगुलित है। अब इसके बाद क्या होता है, इस सक्रिय गुरु बीजाणु का जो केंद्रक होता है वो केंद्रक विभाजन करता है। कौन सा विभाजन करता है, समसूत्री विभाजन करता है। समसूत्री विभाजन करने के बाद इसकी स्थिति ये हो जाती है, क्योंकि कितने केंद्रक हो जाते हैं, 2 केंद्रक हो जाते हैं। क्योंकि समसूत्री विभाजन होगा, एक एन से कितने बन गए, 2 एन बन गए। इसके पश्चात क्या होता है, इसको पोषण मिलता जा रहा है, केंद्रक बने हैं लेकिन अभी तक कोशिका नहीं बनी। उसके बाद यहां पे क्या होगा, इसको पोषण मिल रहा है, तो ये जो भाग होता है इसमें काफी सारी ऐसे क्या बन जाती हैं, रिक्तका। क्या बन जाती है, रिक्तका बन जाती है। बहुत सारी रिक्तकाओं का इसके अंदर क्या हो जाता है, निर्माण हो जाता है, निर्माण होता है। इसके पश्चात क्या होता है कि जैसे बाद में जो बहुत सारी रिक्तका बनी, सभी रिक्तका समेकित हो जाती हैं और सभी रिक्तका समेकित होकर एक बड़ी रिक्तका का क्या कर लेती है, निर्माण, जिससे इन केंद्रकों के ऊपर क्या पड़ता है, दबाव। जैसे ही इन केंद्रकों के ऊपर दबाव पड़ता है तो दबाव पड़ने से एक केंद्रक चला जाता है ऊपर और एक केंद्रक चला जाता है कहां पर, नीचे। किसके कारण, रिक्तका बनने के कारण। इसके पश्चात देखिए बच्चों क्या होता है कि ये दोनों जो केंद्रक हैं विपरीत ध्रुवों पर जो उपस्थित हैं, अलग अलग ध्रुवों पर पहुंच के फिर इनमें एक बार क्या होता है, विभाजन होता है। और विभाजन होने के बाद 2 जो केंद्रक होते हैं वो कहां रहते हैं, ऊपर बन जाते हैं, और 2 ही केंद्रक कहां बन जाते हैं, नीचे। दोबारा एक केंद्रक, विभाजन हुआ, कितने केंद्रक बने, 2 है। दोनों केंद्रक विपरीत ध्रुवों पर चले गए। क्यों गए, क्योंकि इसके अंदर क्या होती है, रिक्तका सभी मिलकर क्या अपने आकार में क्या कर लेती है, वृद्धि कर लेती है, जिससे केंद्रक विपरीत ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। अब उसके बाद फिर विभाजन किया, कितने केंद्रकों की संख्या हो चुकी है टोटल, दोनों ध्रुवों पर 4, 2-2 के रूप में। इसके बाद उन्हें इसमें एक बार फिर विभाजन होता है, और विभाजन होने के बाद देखिए ऊपर की केंद्रकों की संख्या कितनी है, हो जाती है 4, और नीचे की केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाती है, 4। यहां तक पहुंच चुके हैं, कितने केंद्रक बन चुके हैं, ऊपर भी 4 बन चुके हैं और नीचे भी कितने बन चुके हैं, 4। तो टोटल केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाती है, 8 हो जाती है। इसके पश्चात देखिए क्या होता है, केंद्रकों का एक समायोजन होता है, व्यवस्थित होते हैं। और व्यवस्थित होने के बाद इसके बाद देखिए अपन यहां पर आते हैं। ये जब ये व्यवस्थित होते हैं और इनकी जो व्यवस्था होती है, ठीक है, देखो इसको मैं यहां बना देता हूं आपके लिए इस जगह पर। ये चारों की चारों केंद्रक किस प्रकार व्यवस्थित होते हैं, देखो एक केंद्रक ऊपर से आएगा, एक केंद्रक नीचे से आएगा, और आकर कहां पे बीच में व्यवस्थित हो जाते हैं। और इन केंद्रकों का नाम भी क्या रख दिया जाता है, द्वितीयक केंद्रक। द्वितीयक केंद्रक भी कह सकते हैं और ध्रुवीय केंद्रक भी कह सकते हैं। ध्रुवीय केंद्रक क्यों नाम रखा गया है कि दोनों ध्रुवों से आकर ये मध्य में क्या होते हैं, व्यवस्थित होते हैं। ये भी एन होता है, ये भी क्या होता है, एन होता है। इसके बाद देखिए
कि जिधर की ओर, चूंकि ये जो संरचना होती है ये किसके अंदर फिट रहती है, बीजांड के अंदर रहती है, वही बनती है ये संरचना। तो जिधर की ओर ये क्या है आपका बीजांड द्वार। कौन सा द्वार, बीजांड द्वार। जिधर की ओर बीजांड द्वार होता है, जैसे बीजांड द्वार नीचे की ओर है तो उधर की तरफ तीन जो कोशिकाएं होती हैं उन तीन कोशिकाओं को बोलते हैं हम क्या, अंड समुच्च। और उस अंड समुच्च में एक तो होती है अंड कोशिका और दो होती है हमारी कौन सी, सहायक कोशिका। इस प्रकार की स्थिति होती है। किधर की ओर, जिधर की ओर बीजांड द्वार होता है उधर की ओर क्या पाया जाता है, अंड समुच्च पाया जाता है। और उस अंड समुच्च में एक अंड कोशिका होती है और दो क्या होती है, सहायक कोशिका होती है। इसके बाद देखो बीजांड द्वार, इसके जो विपरीत भाग होता है वहां पर भी तीन कोशिकाएं होती हैं और उन तीन कोशिकाओं को कौन सी कोशिका बोलते हैं, प्रतिध्रुवीय कोशिका कहते हैं। कौन सी कोशिका बोलते हैं, प्रतिध्रुवीय कोशिका। हमारा टॉपिक जो चल रहा था मादा युग्मकोद्भिद, मादा युग्मक का निर्माण है, मादा युग्मक बनने की जो प्रक्रिया होती है मादा युग्मकोद्भिद कहलाती है। मादा युग्मकोद्भिद में आपने पूरा पढ़ा भ्रूणकोश, भ्रूणकोश का डेवलपमेंट पढ़ा, भ्रूणकोश का जो निर्माण था वो किससे हुआ, सक्रिय जो गुरु बीजाणु था, सक्रिय गुरु बीजाणु में क्या हुआ, विभाजन हुआ है। उसका मतलब उसका केंद्रक विभाजन करता जाता है तो टोटल केंद्रकों की संख्या कितनी हो जाती है, 8। उसके बाद क्या होता है, समायोजन होता है। समायोजन में हम देखिए कि यहां पर इस संरचना में क्या हो जाता है कि इस प्रकार जो बीजांडों में यहां पे पाया जाता है तो इसको पॉलीगोनम प्रकार का भ्रूण कोष कहते हैं। इसका मतलब है बीजाणु, बीजाणु का मतलब है अंडाणु जिसकी बात करते हैं वो सिर्फ कितनी है, एक ही अंड कोशिका है। तो एक बीजाणु या पॉलीगोनम प्रकार का क्या होता है, भ्रूण कोश होता है। इस भ्रूण कोश की जो विशेषता होती है, दूसरा ये भी देखिए, अब तक आप लोग इसमें पढ़ रहे थे केंद्रकों की संख्या कितनी थी, मैंने अभी आपको बताया था 8। लेकिन जब इसमें समायोजन हो जाता है तो हम पढ़ेंगे केंद्रकों की संख्या अब भी वही की वही 8 है। लेकिन यदि हम कोशिकाओं की बात करें, क्योंकि प्रत्येक कोशिका केंद्रक कोशिका का निर्माण करती है, तो ऊपर वाले जो तीनों के तीनों केंद्रक होते हैं तो वो 3 प्रतिध्रुवीय कोशिका बनाते हैं। नीचे बन जाता है क्या, अंड समुच्च बन जाता है जिसमें एक अंड कोशिका और दूसरी क्या होती है, सहायक कोशिका होती है। और बीच में आपको पता है क्या होता है, द्वितीय केंद्रक होता है जिसमें दो केंद्रक आपस में आकर क्या, ध्रुवीय केंद्रक या द्वितीय केंद्रक इनको कहते हैं। ये केंद्रक आपस में क्या हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। और जुड़ने के बाद ये सिर्फ कितनी कोशिका बनाते हैं, एक कोशिका बनाते हैं। तो इसका मतलब इस ये जो भ्रूण कोश होता है इसमें केंद्रकों की संख्या 8 और कोशिकाओं की संख्या कितनी होती है, 7। तो देखिए अपना नर और मादा युग्मकोद्भिद की क्रिया इसी के साथ क्या होती है, संपन्न होती है। तो नर और मादा युग्मक अपन बना चुके हैं। अब देखिए अगली वीडियो में हम फिर से हाजिर होंगे और वहां पर हम बात करेंगे क्योंकि नर युग्मक मादा युग्मक तक किस प्रकार पहुंच रहा है। पॉलिनेशन की क्रिया पढ़ेंगे, परागण की क्रिया, परागण की क्रिया के बाद इसका मतलब है परागकण है उसका जर्मिनेशन भी पढ़ेंगे, वो अंकुरित कैसे होता है, कैसे परागनली का क्या होता है, निर्माण है, परागनली कैसे बनती है, कैसे वो बीजांड के अंदर प्रवेश करती है, कैसे फर्टिलाइजेशन होता है। ये टोटल अगले चैप्टर में अपन इसके बारे में क्या करेंगे, बात।